प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे इस गुरु शिखर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पे क्लिक भी करें ताकि नए आने वाले वीडियोज आपको मिलते रहें। आज हम फोर्थ जो इफेक्ट है अति संयुग्मन प्रभाव या फिर बच्चों इसको बोलते हैं बेकर-नाथन प्रभाव यानी हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आज हम पढ़ेंगे अति संयुग्मन प्रभाव यानी बेकर-नाथन प्रभाव यानी हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखिएगा ये हाइपर कॉन्जुगेशन यानी बेकर-नाथन प्रभाव क्या होता है। कोई भी कार्बनिक यौगिक है, उस कार्बनिक यौगिक पर कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है। आपके पास कोई कार्बनिक यौगिक है, उस कार्बनिक यौगिक पर यदि कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है तो उस प्रतिस्थापी समूह के सिग्मा बंध और जिस पर यह जुड़ा हुआ है उसके पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों के साथ जो संयुग्मन होता है ना, उसको ही हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अति संयुग्मन। तो इसमें लिख सकते हैं कार्बनिक यौगिकों के प्रतिस्थापी समूह में कार्बनिक यौगिक के प्रतिस्थापी समूह के सिग्मा बंध व उसके निकटवर्ती पाई तंत्र के साथ यानी कार्बनिक यौगिक के प्रतिस्थापी समूह के सिग्मा बंध व उसके निकटवर्ती पाई तंत्र के मध्य इलेक्ट्रॉनों के अस्थायीकरण को अति संयुग्मन कहते हैं। यानी मैंने क्या कहा, कार्बनिक यौगिक के प्रतिस्थापी समूह के सिग्मा बंध व उसके निकटवर्ती पाई तंत्र के मध्य इलेक्ट्रॉन अस्थायीकरण। कौन से इलेक्ट्रॉन? सिग्मा व पाई इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों के अस्थायीकरण को बच्चों हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अति संयुग्मन। जैसे उदाहरण के लिए प्रोपिल में मेथिल समूह, आपके पास कोई प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपकी क्या है जी? प्रोपीन। इसको क्या बोलते हैं जी? प्रोपीन। प्रोपीन के अंदर आपके पास यहाँ पे कौन सा समूह लगा हुआ है? मेथिल समूह। तो मेथिल समूह के पास क्या है? कार्बन के पास एक सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। इसके निकटवर्ती ये है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, दूसरा कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो इस पाई बॉन्ड के साथ किस में रहता है? कॉन्जुगेशन में रहता है, जिससे इस सिग्मा बंध और पाई तंत्र के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अस्थायी रहते हैं, वो एक फिक्स जगह पे स्थायी नहीं रह पाते हैं। तो इनके हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो टोटल इनकी संयुग्मित जो संरचनाएं हैं वो एक तो खुद आपको दिख रही है ये, इसके अलावा 3 और पॉसिबल हैं। कौन कौन सी? एक तो इस हाइड्रोजन की वजह से, जैसे इसने ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर किए तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस साइड में ट्रांसफर हो गए, मीन्स ये स्ट्रक्चर बन गई आपकी CH डबल बॉन्ड CH
और ये आपका बन गया बच्चों CH2 पे आ गया नेगेटिव चार्ज। पहली पॉसिबिलिटी ये है, यहाँ पे कौन सा है H+। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, अब ऐसा भी हो सकता है ना कि ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आ जाए तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो ये स्ट्रक्चर बन जाए। दूसरी कंडीशन, सपोज ये फर्स्ट कंडीशन के लिए है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएं और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएं तो स्ट्रक्चर आपकी ये बन जाएगी CH और H पर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH और ये आपका हो गया बच्चों CH2 पे नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो तो वापस ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये स्ट्रक्चर वापस बन जाएगी। एक केस ये हो सकता है कि इस सिग्मा बॉन्ड, थर्ड केस जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएं और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, मीन्स ये बन गया आपका C, ये आपका हो गया H पे पॉजिटिव चार्ज और ये H और इधर जी H, ये डबल बॉन्ड CH और ये जी आपका CH2, इस पे चार्ज आ गया नेगेटिव। ये वापस यहाँ आए तो ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर ट्रांसफर हो जाए मीन्स ये स्ट्रक्चर फर्स्ट, दिस सेकंड, दिस थर्ड, तो 3 स्ट्रक्चर यहाँ पॉसिबल है। तो इस ये जो आपकी प्रोपीन है इसके अंदर देखिएगा, प्रोपीन के अंदर जो मेथिल समूह लगा हुआ है उसके कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बंध के, यानी प्रोपीन पर जो मेथिल समूह लगा हुआ है उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन में सम्मिलित होते हैं। यानी मैंने क्या कहा कि प्रोपीन के अंदर मेथिल समूह में कार्बन हाइड्रोजन के मध्य के सिग्मा बंध का इलेक्ट्रॉन जो युग्म है वो पाई बंध के साथ संयुग्मन में सम्मिलित होता है। हालांकि मैं ये कह सकता हूं कि मेथिल समूह का प्रोटॉन द्विबंध से बंधित परमाणु, मेथिल समूह का प्रोटॉन, यानी यहां से जब इलेक्ट्रॉन दे दिए तो H पर कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव, इस पॉजिटिव चार्ज वाले को मैंने क्या बोल दिया प्रोटॉन। तो मैंने कहा हालांकि मेथिल समूह का प्रोटॉन द्विबंध से बंधित कार्बन परमाणु, मेथिल समूह का प्रोटॉन द्विबंधित कार्बन परमाणु से कोई वास्तविक बंध नहीं बनाता, परंतु फिर भी प्रोटॉन अपनी मूल अवस्था को छोड़ने की स्थिति में नहीं होता। यानी यहां पर जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है तो इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया और ये पॉजिटिव जो चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के साथ डायरेक्टली इसके साथ कोई बंध नहीं है, लेकिन ये अपने मूल स्थान को यहाँ से छोड़कर नहीं जाता। मीन्स इस प्रकार का जो इफेक्ट होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन के अंतर्गत आता है। तो अति संयुग्मन को हम एक प्रकार से आबंध रहित, अति संयुग्मन को एक प्रकार से हम आबंध रहित अनुनाद भी कहते हैं। तो आप इसमें यह भी लिख सकते हो, अति संयुग्मन को, अति संयुग्मन को, अति संयुग्मन को आबंध रहित, आबंध रहित अनुनाद भी कहते हैं, भी कहते हैं। इस बात को इन्वर्टेड कोमा में अंडरलाइन कर लेना, ध्यान रखना भाई। मैंने क्या कहा कि अति संयुग्मन हाइपर कॉन्जुगेशन को आबंध रहित अनुनाद भी कहते हैं, यानी हाइपर कॉन्जुगेशंस आर नोन एज बॉन्डलेस रेजोनेंस, ध्यान रखिएगा। और इसमें अल्फा कार्बन परमाणु के H+ और कार्बन के बीच कोई संबंध नहीं होता है। अति संयुग्मन के द्वारा एल्कीनों के अपेक्षिक स्थायित्व के अंदर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो है उनका अपेक्षिक स्थायित्व बताया जा सकता है कि कौन सी ज्यादा स्थायी है और कौन सी कम स्थायी है। इसी हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हम एक काम और कर सकते हैं कि आपका ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पे एक बार तो मैं ऐड करूं
मेथिल ग्रुप, दूसरी बार इस बेंजीन रिंग पे मैं ऐड करूं एथिल ग्रुप, तीसरी बार मैं इस बेंजीन रिंग पे ऐड करूं आइसोप्रोपिल ग्रुप, और लास्ट एंड फाइनल बार मैं बेंजीन रिंग पे ऐड करूं टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप। तो इसका नाम होगा मेथिल बेंजीन, इसका नाम होगा एथिल बेंजीन, इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल बेंजीन, इसका नाम होगा टर्सरी ब्यूटिल बेंजीन। यानी बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जो कार्बन ये अल्फा कार्बन, दिस अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है 3, अल्फा हाइड्रोजन कितने जी 3। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे डायरेक्ट लगे हुए हाइड्रोजन इस पे हैं 2, इस पर आपके जो अल्फा हाइड्रोजन है वो है जी 1, और इस पे जो अल्फा हाइड्रोजन है आपके वो है 0। मीन्स 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर बनेंगी वो एक हाइड्रोजन से एक बार नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी इसकी 3 बनेंगी, इससे 3 बनेंगी, इससे 3 बनेंगी 9, तो इसे टोटल पॉसिबल स्टेबल कितनी होगी 9, और इससे टोटल कितनी होगी जी 6, और इससे टोटल कितनी होगी जी 3, और इससे टोटल कितनी होगी जी 0। यानी मैं ये कह सकता हूं कि हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर 9 तो ये होगी, इसको खुद को एक यदि मैं इसके साथ काउंट करता जाऊं तो ये टोटल होगी 10, और टोटल इस हाइड्रोजन की वजह से 3, एक बार यहाँ नेगेटिव आएगा, एक बार यहाँ नेगेटिव आएगा, एक बार यहाँ नेगेटिव, 3, तो इसकी वजह से 3, 3 और 3 कितनी होगी 6, और एक खुद ऑलरेडी है ये ऐड कर दें तो 7, और इधर भी क्या होगा कि एक इसके कारण 1 2 3 और एक इसकी ऐड कर दूं यानी 4, और लास्ट वाले के अंदर कोई रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है ही नहीं क्योंकि अल्फा कार्बन तो उपस्थित है लेकिन अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। इट मीन्स यहाँ यदि ऑर्डर की बात की जाए तो पहले ऑर्डर ये चला करता था, लेकिन ये जो ऑर्डर है वो भैया जी रॉन्ग है। तो अब इस हाइपर कॉन्जुगेशन यानी बेकरनाथन इफेक्ट के आने के बाद ये ऑर्डर है वो भी चेंज हो गया, और इसका डिटेल में यदि आप स्टडी करना चाहो तो आप बीएससी फर्स्ट ईयर की जो बुक है उसके सेकंड चैप्टर के अंदर, यानी 14वीं जो आपकी क्लास आएगी बीएससी सेकंड ईयर, उसके सेकंड चैप्टर में डॉक्टर पी भागचंदानी की जो बुक है उसमें आप डीप में जाके इसकी स्टडी कर सकते हो, जो कि हायर एजुकेशन की जो क्लासेज है वहां पर इनकी बात की जाएगी। तो ये आपका फोर्थ इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अतिसंयुग्मन बेकरनाथन प्रभाव कंप्लीट होता है जी। ओके।